चमोली के थराली में बादल फटा है। जो ताजा घटना हुई है, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सगवाड़ा गांव में एक शख्स लापता बताया जा रहा है। मौके पर राहत और बचाव काम भी शुरू हो चुका है। एसडीआरएफ भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो बादल फटने की घटना एक बार फिर से सामने आई है। अब की बार चमोली के थराली में बादल फटा है। देखिए तस्वीरें, हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है और पूरा ये इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। कई गाड़ियां तहस नहस हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। चमोली में बादल फटा है और चारों तरफ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुसीबतें बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ गई हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को रेस्क्यू करना। जहां जहां लोग फंसे हुए हैं उन्हें एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके बाहर निकालेगी। ये देखो, और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। थराली में जब आसमानी तबाही आई उस वक्त वहां के लोगों ने क्या देखा, क्या महसूस किया, वो भी आपको सुनवाते हैं। हेलो दोस्तों, रानीबगड़ में बहुत भयानक अभी जो रात को बादल फटा था, लाइव हम आप लोगों के साथ थे और तो यहाँ पे बहुत खतरनाक का नजारा हुआ है दोस्तों। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नजारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। ये देखिए हमारे मनीष भाई भी तुम्हारे उधर भी गया क्या? उधर भी हुआ तो भाई कंटिन्यू उधर नहीं हुआ ना, उधर ही हुआ है। कल रात भर हम तो उधर ही थे यार भाई, लाइव अपडेट दे रहा था जब ये टूटा ना ऊपर से। हाँ, और ये जब आया तो हमारे तो काम गए, हम उधर से भागे जंगल के रास्ते। 3 बजे उधर गया था। ये देखिए यहाँ पे तो लोगों में बहुत ज्यादा दहशत हो गई और जिस वक्त बादल फटा उस वक्त एसडीएम ऑफिस के आसपास भारी तबाही मची। एक स्थानीय की जुबानी इस हादसे की कहानी आपको सुनवाते हैं। ये स्कूटी देख सकते हैं, स्कूटी, बाइक, कार, फिल्म, ये एसडीएम आवास के बाहर की स्थिति है। ये पूरा एसडीएम आवास है और एसडीएम आवास का पूरा चारों ओर से मलबा भर गया है और सब पीछे से जो गदरा है ये देखिए, ये पूरा ये घर मलबे में पड़ गया है। इस साइड से दीवार टूट गई है और पूरा मलबे से पड़ गया है। वो अभी भी रहना सेफ नहीं है, ऊपर से अभी भारी मात्रा में बारिश हो रही है। और चमोली में बादल फटने पर मुख्यमंत्री धामी ने दुख व्यक्त किया है। बादल फटने की दुखद सूचना प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन पर मैं खुद नजर रख रहा हूं। राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है, ये भी जानकारी उन्होंने दी है। पहले धराली और अब ताजा मामला थराली से सामने आया, जहां अचानक देर रात 12:30 बजे की घटना बताई जा रही है। तबाही का मंजर देखने को मिला। अब मलबा ही मलबा बिखरा हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वो लगातार अपडेट्स ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अवनीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या अपडेट आप तक पहुंच रहा है? रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, कौन कौन सी टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं फिलहाल? देखिए, बिल्कुल ये जो घटना जब रात को हुई थी उसके बाद अब जो है एसडीआरएफ की टीमें, डीएम, एसपी सभी लोग मौके के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और रास्ते का जो ये रास्ता जो मुख्यालय से थराली तक का जो रास्ता है ये भी काफी कठिन है, जगह जगह मलबा है। तो ऐसे में जितनी भी रेस्क्यू की टीमें हैं, जो लोकल टीमें हैं, वो लगातार वहां पहुंचने के प्रयास कर रही हैं। आसपास की जो प्रशासन की टीमें थी वो वहां पहुंच गई हैं, रेस्क्यू चल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार बारिश चल रही है और जब बारिश चलती है तो बारिश के समय में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। हालांकि जो अभी तक जानकारी अभी तक जो मिली है उसके मुताबिक एक आदमी उसमें लापता है। इसके अलावा एक युवती भी बताई जा रही है कि जो कहीं दबी हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है इसमें कि मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को लेकर के जो है अधिकारी को निर्देश दिए हैं, खुद इसे मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो वहां आपदा प्रभावित इलाके में लोग फंसे हुए हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं, उन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की बात हुई है। हालांकि सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है कि जब ये बादल फटा और मलबा जब पहाड़ों से आया तो उस वक्त लोगों को जानकारी मिल गई। ज्यादा से ज्यादा लोग खुद ही उन मकानों से निकल करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे और स्थितियों को संभालने के लिए खुद अब इस टाइम मौके पर डीएम और एसएसपी अभी पहुंच चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नजर बनाए रखिएगा। तो ये तो बात हुई थराली की, लेकिन अब देश के दूसरे इलाकों के सैलाबी आफत की बात करते हैं।
तो आइए सबसे पहले मंडी की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में बादल फटने के बाद एक महिला नदी के बीचों बीच फंस गई। पानी के उफान से बचने के लिए महिला एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गई। पानी की रफ्तार के बीच महिला ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाती हुई नदी से बाहर निकल गई। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन वाकई चौंका देने वाली हैं। अपनी जान बचाने के लिए इस महिला ने ये सूझबूझ दिखाई और इस तरह पत्थरों के सहारे अपनी जान वो बचा पाई। बढ़ते आगे और अब कर्नाटक की तस्वीर दिखाएंगे, जहां कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और रिहायशी इलाकों में भीमा नदी का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कर्नाटक के कलबुर्गी पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर बारिश हो रही है और बारिश के बाद उफनती नदियों ने हाहाकार मचाया है। बारिश के बाद भीमा नदी की तस्वीरें देखिए। भीमा नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। भीमा नदी का पानी ये लम्बा मंदिर में घुस गया है, तो मंदिर पूरी तरह से डूब गया है और मंदिर में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि लोग नदी से दूर रहें। अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इस बीच आपको बता दें, सवाई माधोपुर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब है। बारिश लगातार हो रही है। बारिश के बाद राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लोगों के घरों के सामने पानी भर गया है। लोग घरों में कैद से हो गए। तेज बारिश के चलते पटरियां सारी ट्रेन की डूब गई हैं। इसकी वजह से सिग्नल सिस्टम भी फेल हुआ है। ऐसे में जयपुर, दिल्ली और मुंबई जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। आने जाने का रास्ता बंद। और अब बात राजस्थान के कोटा की। तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हर तरफ सड़कों पर सैलाब है। सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। पूरे इलाके में भीषण बाढ़ आई हुई है। एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रभावित लोगों तक खाना और पानी अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बिरला सेना ने ट्रक में बैठकर हालत का जायजा लिया और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी प्रभावित इलाके में पहुंचे, तो बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और मंत्री हीरालाल नागर ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राशन सहित अन्य मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। तस्वीरें एसडीआरएफ टीम की। और आइए आगे बढ़ते हैं तस्वीरों में। उत्तरकाशी के यमुनोत्री की अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सियाना चट्टी में अस्थायी झील बनने से तनाव बढ़ गया है और ये देखिए, ये अस्थायी झील है, एक टेम्पररी झील बन गई है। इतनी बारिश हुई है, बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने 150 से ज़्यादा स्थानीय लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला है और सेफ जोन पर पहुँचाया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि झील को तत्काल खाली कराया जाए ताकि निचले इलाकों पर जो बाढ़ का खतरा है वो टल सके। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अब दिखने लगा है। मैदानी इलाकों पर भी इसका असर है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा की दिखाएंगे, जहां पहाड़ी इलाकों से आ रहे पानी के चलते यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान के नजदीक पहुंच चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों में है। यमुना के किनारे बने घाट जलमग्न हो गए हैं। लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। और अब यूपी के कानपुर का रुख करेंगे। कानपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको जो तस्वीरें अब हम दिखाने वाले हैं, ये तस्वीर देखिए। गंगा नदी का पानी रिहायशी इलाके में घुस चुका है। गांव की सड़कों पर नावें चल रही हैं। ये हालात निचले इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कानपुर के हालात, जहां निचले इलाकों में एक तरह से इतना पानी है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में 6 साल का बच्चा बह गया। गढ़चिरौली महाराष्ट्र की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग किस तरीके से नदी पार करने को मजबूर हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है।
तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गढ़चिरौली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद नदी उफान पर है। यहाँ भी जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। अब ये तस्वीर देखिए, उफनती नदी के बीच से कुछ लोग एक बीमार बच्चे को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। हाईवे पर तेज रफ्तार में पानी बह रहा है और हाईवे पर पानी आने की वजह से लोग जहां तहां फंस गए हैं। ये कोई नदी नहीं, हाईवे का इलाका है और फिर इसी इलाके से होते हुए लोगों को पार करना पड़ रहा है रास्ता। वहीं मुंबई में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों से लोगों को परेशानी हो रही, क्योंकि मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। हाल ही में इन गड्ढों की वजह से मुंबई से मौत की कई खबरें सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में पिछले 24 घंटे में 442 नए गड्ढे बन गए हैं, तो लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है और लगातार हो रही बारिश की वजह से ये गड्ढे पानी से भर गए हैं। इसी वजह से लगातार लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। आंकड़ों में इजाफा हो रहा है जो कि चिंताजनक भी है। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमला किया है, जहां बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन से हमला किया गया है। ड्रोन हमले के बाद दहशत में हैं लोग। ये तस्वीरें इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बेलगोरोद के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है, लोगों में दहशत है, डरे हुए हैं लोग। ड्रोन अटैक यहां पर किया हुआ है। तो रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन का अटैक हुआ। एक तरफ जहां त्रिपक्षीय वार्ता की बात की जा रही है कि जल्द ही मीटिंग हो सकती है, उससे पहले रूस की तरफ से भी कई ट्वीट सामने आ चुके हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की भी अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। कई बातें वो ट्रंप की अस्वीकार कर चुके हैं। तो ऐसे में लगातार दोनों ही तरफ से हमले देखने को मिल रहे हैं और एक और ये विध्वंसक प्रहार रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने अटैक किया है। तो बेलगोरोद की जो आपको अग्रेसिव तस्वीरें हैं वो हमने दिखाई, लेकिन यूक्रेन पर रूस का जो विध्वंसक हमला है वो और तेज हो गया है। क्रामाटोर्स्क ये शहर पर हमला हुआ है। एक बार फिर से रिहायशी इलाकों पर बमबारी की गई है। हमले के बाद कई घरों में आग लग गई। तो देखिए, आपको क्रामाटोर्स्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से प्रहार किया है, विध्वंसक हमला किया है। ये देखिए, पूरे इलाके में ये इलाका पूरा जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ताज़ा बमबारी हुई है और पूरा इलाका धू-धू कर जल रहा है। ये रिहायशी इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर बमबारी की गई है। रूस की तरफ से ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया। हमले के बाद कई घरों में आग लगती हुई दिखाई दी। कई घर देख रहे हैं आप किस तरह जल गए हैं। आधे किलोमीटर के दायरे में ये सभी घर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेलगोरोद के बाद अब क्रामाटोर्स्क की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह ये युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो गया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की और ट्रंप मिले, लेकिन उसके बाद भी कोई पुख्ता प्लान बनना नहीं पाए। और अब देखना होगा कि क्या ये ट्रायंगल, क्या ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हो पाती है। और रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक लगातार जारी है, जहां वोरोनिश्क इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक किया है। ये तस्वीर आप उसी से जुड़ी देख रहे हैं। ड्रोन अटैक से कई घरों में भी आग लग गई है। कई ऐसे घर हैं जो आग की चपेट में आए हैं। वोरोनिश्क इलाका जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। तो आपको बता दें कि किस तरह से जो वॉर जोन के हालात हैं, एक एक करके तस्वीरें और विध्वंसक आ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में उस वक्त बड़ा टर्न आ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही चौंकाने वाला फैसला कर लिया। यूक्रेन में रूस के जबरदस्त हमलों से भड़के ट्रंप ने जो कुछ कहा है उससे युद्ध की आग और ज्यादा भड़क गई है। बिल्कुल, और ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध तभी जीत सकता है जब वो रूस में हमले करेगा। इस बयान के बाद माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को रूस में हमले की छूट दे दी है। इसी छूट के बाद ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने रूसी सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन युद्ध में ट्रंप का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो गया है।
युद्ध की आग एक बार फिर से बहुत भयावह हो गई है। 21 अगस्त 2025 इस तारीख को रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला कर दिया। ये बारूदी वर्षा वॉशिंगटन वार्ता के 100 घंटे बाद ही की गई। रूस के इस हमले के बाद शांति वार्ता की संभावना करीब करीब खत्म हो गई। रूस के हमले से भड़के ट्रंप ने जो फैसला लिया उससे युद्ध में बड़ा टर्न आ गया है। ट्रंप ने न सिर्फ शांति वार्ता से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, बल्कि यूक्रेन को रूस में तबाही मचाने की अनुमति दे दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बिना रूस पर हमला किए यूक्रेन युद्ध नहीं जीत सकता। जंग जीतने के लिए यूक्रेन को रूस पर हमले करने होंगे। 2 हफ्ते के अंदर यह साफ हो जाएगा कि युद्ध विराम होगा या नहीं। अगर सीजफायर नहीं होता है तो हम दूसरी रणनीति लागू करेंगे। ट्रंप के इस ऐलान के बाद ही माना जा रहा है कि अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को हमले की हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने सलाहकारों से कहा है कि वो पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की एक दूसरे से नहीं मिल लेंगे। ट्रंप ने शांति वार्ता से खुद को अलग किया, यूक्रेन को हमले की इजाजत दी तो ज़ेलेंस्की सेना ने रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान शुरू कर दिया। रूस के ये 3 प्रांत हैं बेलगोरोद, ब्रियांस्क और रोस्टोव। पूर्वी यूक्रेन से सटे ये रूस के वो राज्य हैं जिन पर ज़ेलेंस्की कब्जा करना चाहते हैं। यही वजह है कि इन तीनों प्रांतों पर यूक्रेनी फोर्स भीषण हमले कर रही है। सवाल यही है कि आखिर ज़ेलेंस्की रूस के 3 राज्यों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? इसके पीछे उनका और यूरोप का प्लान क्या है? सबसे पहले इसे समझने की जरूरत है। आने वाले वक्त में युद्ध की ये आग और भड़कने वाली है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर अगले 2 हफ्तों में बात आगे नहीं बढ़ी तो जंग का रुख बदल जाएगा। ट्रंप ने धमकी देकर रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पुतिन ट्रंप के दबाव में आएंगे इसकी संभावना शून्य है। ट्रंप से संकेत मिला तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने रूसी प्रांतों में ड्रोन वर्षा शुरू कर दी। यूक्रेनी फोर्स ने ब्रियांस्क, बेलगोरोद, रोस्टोव, वोल्गोग्राद, कुर्स्क, वोरोनिश, ओरियोल और क्रीमिया पर 200 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के कई ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में सफल रहे। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन हमला कर रूस की सैन्य टुकड़ी का खात्मा कर दिया। यूक्रेन ने ब्रियांस्क में ड्रूजबा ऑयल पाइपलाइन पर एक बार फिर से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले की वजह से कई यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई ठप हो गई है। वोरोनिश में यूक्रेन ने रूस के ग्रैड MLRS को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को टारगेट किया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के हमले में रूस के 90 सैनिक मारे गए। दीप्रो में यूक्रेन ने रूसी सेना से जुड़े 10 टारगेट को बर्बाद कर दिया। पोक्रोवस्क में यूक्रेन ने 6 इलाकों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। खेरसोन में यूक्रेनी सेना ने रूस की एक टुकड़ी का खात्मा कर दिया। रूस में यूक्रेन का यह हमला तो ट्रेलर भर है। 2 हफ्ते बाद ट्रंप यूक्रेन को रूसी शहरों को जलाने की खुली छूट दे सकते हैं। न सिर्फ छूट, बल्कि अमेरिका यूक्रेन को बारूदी मदद भी देने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस की धरती पर बहुत बड़ी और भयावह जंग भड़क सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध विराम को लेकर ट्रंप की कोशिशें मुकाम तक पहुंच पा नहीं रही हैं। ज़ेलेंस्की सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन इसको लेकर पुतिन की चाल में यूरोप फंस गया है। अब रूस भी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है और ऐसे में युद्ध विराम की संभावना लगभग खत्म होती दिख रही है। युद्ध का सबसे खौफनाक चरण शुरू हो चुका है। यूक्रेन सबसे पहले क्रीमिया को वापस पाना चाहता है और इसलिए नाटो ने ब्लूप्रिंट बनाया है और क्रीमिया में जासूसी प्लान भी पहुंच रहे हैं, जबकि यूक्रेन ने सी ड्रोन और स्पेशल यूनिट उतार दिए हैं जो वहां पर लगातार अटैक कर रहे हैं। काला सागर फिर धधक उठा है। इस बार टारगेट पर क्रीमिया है। Что происходит? और हमले यूक्रेन कर रहा है। ओडेसा से ताबड़तोड़ ड्रोन दागे जा रहे हैं। बाल्टिक से लेकर काला सागर तक हालात काफी खौफनाक हो रहे हैं, क्योंकि बाल्टिक में नेटो ने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं, जिससे रूस और बेलारूस पर दबाव बनाया जा सके, जिसके जवाब में रूस ज़पाट ड्रिल करने जा रहा है। 12 सितंबर से 14 सितंबर तक बेलारूस में युद्धाभ्यास होगा। इस बीच काला सागर में नेटो ने ब्लूप्रिंट बनाकर रूस को बैकफुट पर ढकेलने की तैयारी की। और कर्च ब्रिज से गुजर रही ट्रेन पर हमला करके यूक्रेन ने संकेत दे दिए हैं कि अब क्रीमिया को वो हर हाल में वापस लेना चाहता है। दो 2014 में जब से क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया है, तभी से यूक्रेन उसे वापस लेने की तैयारी में है। यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की के लिए नेटो ने फाइनल प्लान बनाया है। इसलिए क्रीमिया में अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट है सेवेस्तोपोल नेवल बेस, जहां काला सागर बेड़े का मुख्यालय है। यहां पर रूस ने कई युद्धपोत, सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। दूसरा टारगेट है बेल्बेक एयरबेस। ये सेवेस्तोपोल के पास एक एयरबेस है जहां रूस के फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा नाइना एयरबेस भी टारगेट पर है, जहां कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात है। ड्रोन भी इसी जगह से ऑपरेट होते हैं, जबकि सेंटर फॉर रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर पर भी हमला हो सकता है, जहां सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस लगाए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, काला सागर में ब्रिटेन ने अपनी फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर भी भेजे हैं, जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जबकि यूक्रेन ने काला सागर के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसने पिछले वक्त में कई बार हमले किए हैं। सी ड्रोन को स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेवेस्तोपोल पर तैनात वॉरशिप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन अब बड़े हमले करने की तैयारी में है, जिससे एयर और नेवल स्ट्राइक एक साथ करके क्रीमिया पर फिर से यूक्रेनी फ्लैग लहराया जा सके। क्रीमिया को लेकर यूक्रेन बेहद आक्रामक है। एक तरफ एनर्जी सेक्टर पर हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। बीती रात सेवेस्तोपोल बेस पर हमले किए गए। ये उसी की सैटेलाइट तस्वीरें हैं।
जिसमें जिस जगह हमला किया गया वो जगह दिख रही है। इसके लिए 10 ड्रोन से हमले किए गए। 5 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया है। काला सागर में हालात काफी खौफनाक हैं। अब रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी में है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के एक बयान ने पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है, मैं पुतिन से तब तक नहीं मिलूंगा जब तक यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। अगर शांति प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि किसी न्यूट्रल जगह पर वार्ता हो सकती है। इसके लिए स्विट्जरलैंड, तुर्की या ऑस्ट्रिया में से किसी जगह को चुनने का सुझाव दिया है। लेकिन जैसे हालात बन रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि तीसरे दौर की वार्ता होगी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले नहीं रोके जा रहे। जबकि यूरोपीय देश कह चुके हैं कि शांति प्रक्रिया बढ़ाने के लिए हमले रोकने जरूरी है। लेकिन ना तो पुतिन मान रहे हैं और ना ही ज़ेलेंस्की, यानी यूरोप बड़े संकट में घिर चुका है। यूक्रेन ने क्रीमिया के पास तक सी ड्रोन भेज दिए हैं। वो पेट्रोलिंग कर रही रूसी बोट को निशाना बना रहे। ये उसी का वीडियो है जिसमें रूसी बोट को तबाह कर दिया। हालांकि यूक्रेन लेजर गाइडेड ड्रोन से भी हमले कर रहा है। ये सभी हमले ओडेसा से किए जा रहे हैं। इस बीच रूस ने दावा किया है कि नेटो काला सागर में जासूसी करा रहा है। रूस की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन ने P-8A पोसाइडन टोही विमान को जासूसी के लिए भेजा, जिसने सेवास्तोपोल से नोवरोसिस्क तक उड़ान भरी थी। जो तैयारी काला सागर में यूक्रेन कर रहा है, उससे संकेत मिल रहा है कि वो बड़ा हमला करने की तैयारी में है। हालांकि रूस ने भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। अगर युद्ध विराम को लेकर कोई फैसला जल्द नहीं लिया गया तो काला सागर फिर से धधक सकता है, और इस बार काला सागर से उठा बारूदी बवंडर पूरे यूरोप में फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और इस बीच वॉर जोन से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन पर रूस का भीषण हमला हुआ है। फैब 500 से यूक्रेन के सूमी इलाके में तबाही मची है। विध्वंसक हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और रूस ने फैब 300 से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया है। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो ध्वस्त हो गया है। फैब 300 का इस्तेमाल किया गया है, यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया है। रूस ने फैब 300 का इस्तेमाल कर सैन्य ठिकानों पर अटैक किया। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो भी तबाह हो गया है। और एक और बड़ी खबर, क्रीमिया में रूसी ड्रोन बेस पर अटैक हुआ है। जी हां, क्रीमिया पर जो कि रूस की आत्मा मानी जाती है, यूक्रेन ने रूसी ड्रोन बेस पर अटैक किया है। ब्लैक सी से रूसी ड्रोन बेस पर अटैक किया गया है। और बड़ी खबर, 2026 में पुतिन जा सकते हैं अमेरिका। पुतिन फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रंप ने पुतिन को लेकर संकेत दिया। ट्रंप ने पुतिन के साथ तस्वीर भी दिखाई। ट्रंप ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में पुतिन आ सकते हैं अमेरिका। और बड़ी खबर, 2026 में पुतिन जा सकते हैं अमेरिका। पुतिन फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकते हैं। ट्रंप ने पुतिन को लेकर संकेत दिया। ट्रंप ने पुतिन के साथ तस्वीर भी दिखाई। ट्रंप ने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में पुतिन आ सकते हैं अमेरिका। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात पटना की कर लेते हैं। पटना में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर पर ईओयू की रेड हुई है। रेड के दौरान 40 लाख रुपए कैश मिले हैं, 20 लाख जले हुए नोट मिले हैं, 10 लाख के गहने मिले हैं, करोड़ों की जमीन के पेपर और गहने जब्त कर लिए गए हैं। ईओडब्ल्यू की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक विंग है, इसकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 40 लाख रुपए इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं और करोड़ों के गहने भी जब्त किए गए हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के विनोद कुमार
राय के ठिकाने पर छापेमारी की है। और इस रेड के दौरान करीब 40 लाख रुपए नकद, 20 लाख रुपए जले नोट, 10 लाख रुपए गहने और 6 लाख की गाड़ियां जब्त की गई हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। छापेमारी के दौरान विनोद कुमार राय की पत्नी ने ईओयू की टीम से बचने के लिए लाखों रुपए के नोट भी जला दिए। यहां तक कि घर के नाले भी जाम हो गए थे। यहां पर नोटों से जाम हुए नाले को साफ करने के लिए नगर निगम की टीम तक बुलानी पड़ी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अब आपको रेड के दौरान की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां रेड के दौरान किचन में लगे चिमनी से लाखों रुपए के नोटों के बंडल जब्त किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आधे नोट जला दिए गए थे, आधे नाले में फेंक दिए गए थे, जिसकी वजह से नाला तक जाम हो गया। नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा और आधे चिमनी से बरामद हुए हैं। तो और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। 40 लाख कैश बरामद कर लिया गया है, 20 लाख रुपए जला दिए गए थे। छापे में 20 लाख रुपए के जले हुए नोट बरामद किए गए हैं। ये चिमनी से नोट मिले हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें बहुत हैरान कर देंगी आपको। चिमनी के अंदर से जले हुए नोट बरामद किए गए हैं। चिमनी के अंदर छिपा के रखे गए थे और फिर ये जले हुए नोट बरामद किए गए हैं। एक बड़ी छापेमारी की गई है और छापेमारी में 40 लाख रुपए, इसके अलावा नाले में भी नोटों को फेंक दिया गया था, जो नाला तक ब्लॉक हो गया था। एक बड़ी कार्रवाई की गई है और 20 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पटना ईओयू ने इंजीनियर विनोद राय को गिरफ्तार भी कर लिया इस मामले में। देखिए, नोटों के बड़े बड़े बंडल, 500 की गड्डियां आपको दिखाई दे रही है। 500 रुपए की गड्डियां, बंडल दिखाई दे रहे हैं, सोने के गहने दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी संख्या में जब्ती हुई है और साथ ही एक बड़ी कार्रवाई हुई है। और बड़ी खबर यह भी है कि इंजीनियर के घर देर रात छापेमारी जारी रही। 100 करोड़ से ज्यादा चल अचल संपत्ति के बारे में पता लग गया है। विनोद कुमार राय कल रात ही गिरफ्तार कर लिए गए। इंजीनियर की पत्नी की भी गिरफ्तारी होगी, जो बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम को रोकने की कोशिश की गई थी, कार्रवाई से रोका गया था। 52 लाख बरामद हो चुके हैं अब तक, जो आंकड़ा सामने आया है, और कई नोट अब तक जलाए जा चुके हैं। तो काली कमाई का अब भांडाफोड़ हो चुका है। 22 अगस्त 2025 स्थान क्या है वो भी आपको बताते हैं। भूतनाथ रोड, पटना, जहां पर ये रेड हुई है और उसके बाद विनोद कुमार राय के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचती है। 5 बजे 20 मिनट की ये घटना बताई जा रही है। अवैध कमाई की सूचना पर ईओडब्ल्यू की रेड होती है और उसके बाद कई खुलासे यहां पर हुए हैं, जहां से पता चला कि 20 लाख रुपए मिले हैं, 40 लाख रुपए नकद बरामद की गई और 20 लाख रुपए जला दिए गए। और रुपेश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, एक काली कमाई का खुलासा हुआ है और जो इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम है वो देर रात ही पहुंच गई थी। क्या कुछ और निकल कर आया है इस पूरे छापेमारी के दौरान? देखिए, आर्थिक अपराध इकाई को ये इनपुट मिला था कि गुरुवार शाम को विनोद राय मधुबनी से 4 करोड़ रुपए जो अवैध कमाई है, जो ये भ्रष्ट इंजीनियर 4 करोड़ रुपए लेकर के एक इनोवा गाड़ी में और पटना के लिए निकला है, जहां उसका आवास है। रास्ते में कुछ पैसे ठिकाने भी लगाने हैं, एक सफ़ेद पोश को भी कुछ उसमें से कमीशन देना था। लेकिन उसके पहले आर्थिक अपराध इकाई को यह इनपुट मिला। उसके बाद से आर्थिक अपराध इकाई की टीम गुरुवार की देर शाम ही उसके आवास पर पहुंच गई। जब इंजीनियर घर में पहुंचे थे उस समय पूरी रात वहां पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम बाहर खड़ी रही, यह मशक्कत करती रही अंदर जाने के लिए। लेकिन यह भ्रष्ट इंजीनियर और इसका पूरा परिवार इतना दबंग है कि आर्थिक अपराध इकाई को पूरी रात, गुरुवार की रात, पूरी रात अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। अगले दिन सुबह यानी कि शुक्रवार को सुबह भी बहुत मशक्कत करने के बाद से और दोपहर के बाद अंदर प्रवेश मिला और उसके बाद से देर शाम तक, देर रात तक ये छापेमारी चली। और आसपास के लोगों ने देखा कि इस दौरान जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम बाहर खड़ी थी, इस दौरान चिमनी से धुआं निकला। घर के कई हिस्सों से धुआं निकलते हुए लोगों ने देखा। जब आर्थिक अपराध इकाई की टीम अंदर गई तो होश फाख्ता हो गए। बिल्कुल रुपेश, और उसके बाद ही ये खुलासे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
बढ़ते आगे, बिहार एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का मेगा प्लान तैयार हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन यात्रा में शामिल रहेंगे। राहुल तेजस्वी की यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रियंका गांधी का भी यहां कार्यक्रम में शामिल होना तय बताया जा रहा है। लगातार मताधिकार यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर अब मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता एक एक कर शामिल होंगे। तो विपक्ष दिखाएगा शक्ति प्रदर्शन। आपको बता दें, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से ही ये यात्रा चल रही है और इंडिया का फ्यूचर प्लान भी एक तरह से सामने रखा जाएगा भारत के लिए। खबर क्या है, यात्रा में इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। 28 अगस्त वो तारीख बताई जा रही है जब अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, ममता बनर्जी भी, हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे इंडिया ब्लॉक के नेता। यात्रा में कौन कौन शामिल हो रहा है आपको हम बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, सचिन पायलट होंगे, रणदीप सुरजेवाला, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे। तो ये इंडिया गठबंधन का लगातार सोशल इंजीनियरिंग प्लान आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार की जा रही है और इंडिया ब्लॉक की ये यात्रा देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव की तरह रणनीति तैयार, दलित और ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा ओबीसी और दलित नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यात्रा तो निकाली जा रही है, साथ ही प्रेस ब्रीफिंग भी लगातार की जाएगी। एनडीए को दलित पिछड़ा विरोधी बताने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक, तेलंगाना की सीएम शामिल होने की भी जानकारी। एनडीए को दलित और पिछड़ा विरोधी बताने की तैयारी। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे को उठाया जाएगा। इस यात्रा के दौरान लगातार बड़े इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल होते दिखाई देंगे और प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये मुद्दे उठाएंगे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग प्लान है जो कि इंडिया गठबंधन के नेता रखेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा पर कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी ने ज्यादा जानकारी के साथ वो उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। वोटर अधिकार यात्रा के 6वें दिन हम बिहार के सुल्तानगंज में हैं और हाईवे से सटी हुई रोड के बगल में हम गंगा मैया को उफान पर देख सकते हैं। बाढ़ जैसी स्थिति है, बहाव बहुत तेज़ है और कुछ इसी तर्ज पर महागठबंधन के नेताओं ने रणनीति बनाई है कि आने वाले वक्त में इस यात्रा में कांग्रेस और तमाम अन्य महागठबंधन के नेताओं को बिहार की धरती पर बुलाकर सरकार पर हमला किया जाए। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सुखविंदर सुक्खू, सिद्धारमैया और अशोक गहलोत, सचिन पायलट, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो बिहार की धरती पर आकर सरकार पर हमलावर होगी। ओबीसी की बात करें, आरक्षण की बात करें, दलितों की बात करें, इन मुद्दों को लेकर खास तौर पर नेताओं को बुलाया जाएगा और जनता के सामने उनकी बात रखी जाएगी। अखिलेश यादव 28 तारीख को सीतामढ़ी पहुंचने वाले हैं, वो भी पिछड़ों की बात करेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी की कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो वोट बैंक है उसमें दलित और ईबीसी का कम से कम इजाफा किया जा सके। सुल्तानगंज से कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।